हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। बहुत जोश में हैं, बहुत जुनून में हैं और पहली किताब एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक भाग 1 ख़त्म कर चुके होंगे आप लोग। दूसरी किताब का ये पहला अध्याय यानी अध्याय नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र में हम लोग पहुंच गए हैं अपनी अगली क्लास में। इससे पहले की क्लास में हम लोग परावर्तन कर चुके हैं। गोलीय दर्पणों या समतल दर्पणों पर परावर्तन हम कर चुके हैं। परावर्तन के नियम के बारे में हम जान चुके हैं। बात होगी अपवर्तन के बारे में। ठीक, अपवर्तन क्या है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों इसको? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, यानी प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की परिघटना। प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की परिघटना और दूसरे माध्यम से भी होकर गुजरने की घटना। प्रकाश में क्या होता है? कई तरह की घटनाएं होती हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश टक्कर मार के वापस आ जाता है। ये क्यों होता है? प्रकाश के परावर्तन के पीछे कारण यह है कि प्रकाश में कुछ द्रव्यमान है। ये माना जाता है कि भाई कोई भौतिकी में हम देखते हैं भौतिक जगत की, भाई कोई वस्तु अगर टकराती है वापस आती है तो इसका मतलब ये होता है उसके संवेग के कारण ऐसा होता है। उसकी टक्कर होती है पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। दूसरी घटना अपवर्तन है कि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे माध्यम में से होकर निकल जाता है। ये अपवर्तन है। तीसरा है डिफ्रैक्शन, जिसे बोलते हैं विवर्तन, यानी प्रकाश एक माध्यम में जाता है, उसके साथ सेटिंग करता है, तालमेल मिलाता है, पढ़ाएंगे आगे जाके, वापस आ जाता है। ठीक, इसके बाद होता है व्यतिकरण, इंटरफियरेंस। ठीक, यानी प्रकाश अगर दोबारा फैलता है, पुनः वितरण जो होता है प्रकाश का, उससे प्रकाश की तरंग प्रकृति के कारण कहीं कहीं पर प्रकाश अधिक हो जाता है, कहीं कहीं पर प्रकाश कम हो जाता है। एक प्रकाश का जो है कम ज़्यादा होने वाला एक पैटर्न जो है तैयार हो जाता है। इसके बाद एक होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसे बोलते हैं स्कैटरिंग, यानी प्रकाश का अन्य अनेक अनेक दिशाओं में परावर्तन होना। तो ये सारे के सारी जो परिघटनाएं प्रकाश की हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बस। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का गमन करना, प्रकाश का जाना चलना और उसमें से होकर निकल जाना, यह है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में प्रकाश की कौन से ऐसे गुण हैं जो नहीं बदलते और कौन से ऐसे गुण हैं जो नहीं बदलते, प्रकाश के अपवर्तन का नियम है वो क्या है और वो क्यों है। ठीक, सबसे पहली बात, अपवर्तन है क्या? अपवर्तन के बारे में समझा देता हूँ। मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, नियम तो बाद में लिखूंगा, और ये निर्वात है। ध्यान रहे बच्चों, ये क्या है? ये निर्वात है। निर्वात में दो बिंदु हैं, ए और बी। प्रकाश बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है और ये मान लिया जाता है कि अगर दूरी कम है तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, अगर दूरी ज़्यादा है बच्चों तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता। वहाँ प्रकाश की एक घटना होती है जिसे कहते हैं डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन, यानी ए और बी के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है, सेंटीमीटर मीटर, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। अब ए से बी तक प्रकाश जाता है तो मान लिया कि भाई प्रकाश किरण जो है सीधी रेखा में चलती है। ठीक हो गया। अब ए से बी तक प्रकाश जाने में जो है निर्वात में, मान लीजिए ए से बी तक की जो दूरी है वो है ए बी बराबर एस, और प्रकाश की चाल कितनी हो गई? प्रकाश की चाल हो गई निर्वात में c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्रम से समझेंगे तो यहाँ पर प्रकाश की चाल c, दूरी s है, तो समय कितना लेगा? ए से बी तक जाने में लगा समय, इसको मान लूँ t, ये हो गया s/c, यानी प्रकाश जो है ए से बी तक जाने में इतना समय लेगा और ये मान लिया गया कि सीधी रेखा में जाएगा। ढाम, ठीक, ये मान लिया कोई प्रकाश किरण है, ये जा रही है, देखो। ठीक, अब ये बात कहाँ, इसमें अपवर्तन कहाँ है? कह रहा जी बीच में कुछ और लगा के देखो, बीच में कोई माध्यम लगा के देखो, तब पता लगेगा अपवर्तन है कि नहीं। तो मान लीजिए मैंने इसके बीच में
कोई माध्यम लगा दिया यहाँ पे, ये मैंने माध्यम लगा दिया, देखो बच्चों ये रहा माध्यम, ठीक। तो माध्यम लगा दिया तो मामला गड़बड़ हो गया, प्रकाश का रास्ता बदलेगा। अब देखो कैसे बदलेगा ये पता करेंगे, और क्यों बदलेगा ये भी पता करेंगे। बदल जाएगा, पुराना जो रास्ता है उसको दिखाते हैं डॉट 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 डॉट, और ये दिखा देते हैं बी, ये पहला रास्ता है, अब नहीं है ये। तो क्या होगा कि माध्यम में बदलेगा तो माध्यम में प्रकाश की चाल बदलेगी। माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी, ये मैंने मान रखी है सी, माध्यम में प्रकाश की चाल वी मान लेता हूँ। क्यों बदलेगी इस बारे में बात करेंगे। अब यहाँ अगर देखा जाए कुछ बनाएं त्रिकोणमिति के अनुसार से, ये क्या बना दिया, ये बना दिया अभिलंब या लंब कह देते हैं इसको, एन, ठीक। यानी यहाँ पर ये प्रकाश किरण देखो टकरा रही है, ए यहाँ पर ऐसे टकरा रही है, देखो ऐसे। अब या तो प्रकाश की गति यानी प्रकाश की चाल इस माध्यम में बढ़ेगी या घटेगी, ये निर्भर करता है कि यह माध्यम प्रकाश को किस प्रकार स्वीकार करता है। और मान लीजिए यह माध्यम प्रकाश को स्वीकार नहीं करता है तो प्रकाश टकरा के वापस आ जाएगा, इसे कह देंगे परावर्तन, ठीक। और यह प्रकाश को यदि पूरी तरह अवशोषित कर लेता है, ठीक, तो फिर कुछ नहीं, फिर हो जाएगा प्रकाश का अवशोषण। लाइट गई, इसमें गायब, कुछ नहीं हुआ, फिर सब गायब हो गया। तो प्रकाश का अवशोषण पूरी तरह नहीं हो सकता, यानी कुछ ना कुछ परावर्तन होगा, तो कुछ ना कुछ परावर्तन हो जाएगा, अपवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए दीवारें हैं, इन दीवारों में लाइट पड़ रही है, दूसरी तरफ लाइट नहीं निकल रही है, इस दीवार के पीछे लाइट नहीं जा रही है, तो इसने क्या किया है, दीवार ने कुछ अवशोषण कर लिया, कुछ परावर्तन कर दिया, बात खत्म हुई। तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए ये माध्यम, इस माध्यम में वह गुण नहीं है जिसके कारण ये माध्यम प्रकाश को आगे बढ़ा सके, तो क्या करेगा, या तो वापस कर लेगा, कुछ परावर्तन कर देगा, कुछ इसमें से अवशोषित कर लेगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक। लेकिन हम मान रहे हैं कि भाई ये माध्यम प्रकाश को आगे बढ़ाएगा, ये माध्यम में ऐसा गुण है जिसके कारण प्रकाश आगे बढ़ेगा। तो वह गुण कैसा होना चाहिए जिसके कारण ये प्रकाश को आगे बढ़ाए। तो जरूरी है कि इस माध्यम के परमाणुओं में या अणुओं के बीच में एक दूरी हो, यानी इस माध्यम के अणुओं या परमाणुओं के बीच में एक दूरी हो। यह माध्यम हल्का है या भारी है, इसका वजन कम है या ज़्यादा, इससे मतलब नहीं, इसके परमाणुओं के बीच में या इसके अणुओं के बीच में कुछ दूरी हो। दूसरी बात, इसके अणु या परमाणु कंपन कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि प्रकाश जब किसी माध्यम में जाता है और उसमें से होकर चलता है तो ये पहली बात होती है कि उसके जो परमाणु हैं या अणु हैं वह कंपन कर सकते हो। अगर किसी माध्यम के अणु या परमाणु कंपन नहीं कर सकते तो प्रकाश उस माध्यम में नहीं चल सकता, पक्की बात है, ठीक। चलो अब नियम बन गया भाई, इस माध्यम के अणु या परमाणु में एक तो दूरी है, वो दूर दूर है, एक वो कंपन कर सकते हैं। तो प्रकाश में आप जानते हैं कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें एक आवृत्ति है, वह आवृत्ति नहीं बदल सकती। माध्यम में जाने पर प्रकाश की वह आवृत्ति नहीं बदल सकती जो प्रकाश तरंग में है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग में है। क्यों नहीं बदल सकती, ये कारण है कि वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुई आवृत्ति है। वह तब बनी है जब प्रकाश का निर्माण हुआ है। प्रकाश का जब निर्माण हुआ है तब हुई है। प्रकाश का निर्माण कैसे हुआ है? प्रकाश का निर्माण हुआ है कि आवेशित कण एक खास तरीके से, एक विशेष तरीके से दोलन कर रहे थे और वो विलीन हो गए और बन गई प्रकाश तरंग या प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग कुछ दूर तक एक दिशा में जाती है, हम उसे कह देते हैं प्रकाश किरण। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई? ठीक। अब किरण की तो परिभाषा और भी दे सकते हैं, हमने किरण की परिभाषा दी है, बताया भाई किरण जो है प्रकाश का एक पुंज, एक सीधी रेखा में जो कुछ प्रकाश चलता है हम उसे किरण भी कह देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये बात तय हो गई कि भाई माध्यम के अणु जो है दोलन कर सकते हो। ठीक, ये पहली शर्त हो गई। माध्यम के अणुओं में या परमाणुओं में कुछ दूरी हो, ये दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त हो गई कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि प्रकाश है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसके में जो दोलन है, जो आवृत्ति है, वह आवृत्ति इसके अणु स्वीकार करें। यानी जैसे ये तरंग इस माध्यम में घुसती है तो इस माध्यम के जो अणु हैं इसी आवृत्ति से दोलन करने लगें।
तब जाके ये विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा, बस इसलिए ऊर्जा तो है ही है, और क्या है, यह ऊर्जा इस माध्यम में से चलेगी, तब होगा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन की 3 शर्तें हैं जो किताबों में नहीं मिलेंगी आपको सामान्यतया। पहला कि किसी भी माध्यम के अणुओं के बीच में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। दूसरी, उस माध्यम के अणु आप दोलन कर सकते हो, कंपन कर सकते हो, एकदम टाइट नहीं होने चाहिए, ठीक। तीसरी शर्त कि जो प्रकाश तरंग में आवृत्ति है उस आवृत्ति को माध्यम के अणु जो की त्यों स्वीकार करें। यानी मान लीजिए कोई आवृत्ति है, किसी आवृत्ति से मैं किसी चीज़ को हिलाना चाहूँ, अब जैसे मान लीजिए स्वीकार करने वाली बात समझाऊंगा तो मैं बच्चों ज़रूर समझाऊंगा, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है, ये नहीं मिलेगा। मान लीजिए पानी है, ये पानी का तल है और इस तल पे यहाँ एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा पड़ा है। देखो समझ ना हो, इस वीडियो को 2 बार भी देख लेना, तुमको बड़ी बात नहीं। ये छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा ये पड़ा है। मैं इस पानी में यहाँ से एक पत्थर छोड़ देता हूँ, ये क्या है भाई, पत्थर का टुकड़ा है भाई, ठीक, छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा, पानी में लहर पैदा होगी। तो इस पानी की लहर में जो आवृत्ति है वही आवृत्ति ये लकड़ी का गुटका भी स्वीकार करेगा, वो इसकी होगी, वो इसमें मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोलन करने के लिए ये स्वतंत्र है, पानी पे टिका हुआ है। बात बिल्कुल यही है जो कि त्यों इस माध्यम के अणुओं पर लागू हो जाती है। इस माध्यम के अणु ये मान के चलिए कि जो भी आवृत्ति आएगी प्रकाश की उसी से अपना हिलने लगेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर प्रकाश अब इस माध्यम में आगे बढ़ सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंग अब इस माध्यम में आगे बढ़ सकती है, क्योंकि उसके आगे बढ़ने की शर्तें पूरी हो गई। माध्यम के अणु कंपन कर सकते हैं, करने लगेंगे उसी आवृत्ति से, उसी आवृत्ति को स्वीकार करेंगे, ठीक। दूसरी बात, अणुओं में पर्याप्त दूरी है, बातें पूरी हो गई, ठीक। चलिए अब इसके बाद ये शर्त हो गई कि प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन नहीं, यानी अपवर्तन में यह बात पक्की हो गई कि प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात आई प्रकाश की चाल इस माध्यम में कैसे तय होगी, ये माध्यम कैसे तय करेगा, क्योंकि प्रकाश इसमें चल रहा है, ये बातें तो पूरी हो गई, हमने कह दिया इसमें वो सारी शर्त लागू हैं, तो क्या होगा। अब इसमें प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, माध्यम में जाने में प्रकाश की चाल क्या होती है, घटती है। अब मान लीजिए निर्वात है और ये माध्यम है, ये माध्यम है, ये निर्वात है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या मान लूँ, c, और माध्यम में क्या मान लूँ, v, ठीक। वापस आएगा तो फिर वापस वही c हो जाएगी जब इसमें से निकल के आएगा। तो माध्यम में प्रकाश की चाल घटी। अब यहाँ कारण ये हो जाएगा कि माध्यम में प्रकाश की चाल क्यों घटी, ठीक। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। आवृत्ति में परिवर्तन नहीं, तो सूत्र होता है तरंग के लिए जो चाल होती है वो होती है आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य, ये सूत्र है। ये आवृत्ति है, ये तरंग दैर्घ्य है, ये आवृत्ति बदलती नहीं, ठीक। अब ये तरंग दैर्घ्य घटेगा कि बढ़ेगा, तुम्हें इस बात पर विचार करना है। यानी यहाँ पर जो तरंग दैर्घ्य है निर्वात में, उसे मान लेता हूँ लैम्बडा नॉट, और यहाँ मान लेता हूँ लैम्बडा बस माध्यम का। अब ये लैम्बडा नॉट से ज़्यादा होगा या कम होगा ये आपको तय करना है, ठीक। अब देखिए जब प्रकाशिक ऊर्जा इसमें आएगी तो क्या होगी, प्रकाशिक ऊर्जा जब अणु उसे स्वीकार करेंगे तो अणुओं के बीच में एक प्रत्यास्थता की सीमा है, यानी एक अणु दूसरे अणु को कितना दबा सकता है, एक अणु दूसरे अणु को कैसे सेट कर सकता है, ये सीमा है। ये सीमा है तो इसका मतलब ये सीमा तरंग दैर्घ्य की जो सीमा है माध्यम की, वह प्रकाश तरंग को स्वीकार करनी होगी, वह सीमा प्रकाश तरंग को स्वीकार करनी होगी। हम बहुत बड़ी बात पे आ गए हैं, धीरे धीरे हम बहुत गहरे में चले गए हैं। जो भी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है वह तरंग दैर्घ्य ये माध्यम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तरंग दैर्घ्य है कितनी दूरी तय करता है, एक आवर्त काल में,
तो एक आवर्तकाल का समय जो भी होगा, आवर्तकाल का समय नहीं बदल रहा है, आवृत्ति नहीं बदल रही है, ये जो आवृत्ति है ये नहीं बदल रही है। अब ये जो तरंग दैर्ध्य बनेगी, ये कैसे बनेगी? दो अणुओं के बीच में जो दूरी है उसमें अणु बहुत ज़्यादा दब नहीं सकते, बहुत ज़्यादा खुल नहीं सकते, तो अणु जो है, माध्यम के अणु इसे तय करेंगे। आवृत्ति बदली नहीं, प्रकाश ने सेट कर लिया, प्रकाश की आवृत्ति बदली नहीं, ठीक। तो कुल मिला के ये तरंग दैर्ध्य कौन बताएगा? ये माध्यम के अणु बताएंगे। वह आवृत्ति को स्वीकार कर रहे हैं, प्रकाश की ऊर्जा को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अणुओं के बीच की दूरी और अणुओं में लगे हुए आपसी बल ही ये तय करेंगे कि वो कितना हिल सकते हैं, ठीक। वो एक आवर्तकाल में कितनी दूरी आगे बढ़ा सकते हैं इस प्रकाश की ऊर्जा को, क्योंकि ये उनके बीच का मामला है, दो अणुओं के बीच का मामला है, ठीक। अब इसका मतलब ये तरंग दैर्ध्य माध्यम सेट करेगा, यानी ये माध्यम इसको निश्चित करेगा भाई कितना होगा। तो माध्यम ने तरंग दैर्ध्य सेट कर दी, ठीक। इसके बाद चाल भी फिर अपने आप सेट हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, आवृत्ति वही रही, ये नहीं बदली, तरंग दैर्ध्य घट गई, ठीक। घटेगी क्योंकि देखिए तरंग दैर्ध्य घटेगी तो कुछ ना कुछ कितना कितना सेट कर, अब बढ़ेगी क्यों नहीं, सवाल ये भी तो उठता है, बढ़ेगी क्यों नहीं? क्योंकि मुक्त तरंग में तरंग दैर्ध्य कितनी है, ये है। बाद में प्रकाश को कोई फैलाएगा नहीं, अणु कोई फैलाता नहीं प्रकाश को, अणुओं को भी दबना है, अणुओं को भी एक स्प्रिंग की तरह दब के चलना है। तो इसका मतलब ये तरंग दैर्ध्य कंप्रेस होगा, यानी प्रकाश दबेगा। कंप्रेस का मतलब बोलते हैं संपीड़ित होगा, तरंग दैर्ध्य संपीड़ित होगी तरंग की। तो कुल मिलाकर संपीड़न हुआ थोड़ा सा तरंग दैर्ध्य में, तो तरंग दैर्ध्य घटी। तरंग दैर्ध्य घटने की वजह से चाल घट जाएगी, यानी प्रकाश की चाल माध्यम में कम हो जाती है। क्यों? तरंग दैर्ध्य कम हो जाता है। क्यों? अणुओं में संपीड़न हो जाता है। क्यों? क्योंकि आवृत्ति कांस्टेंट होती है, आवृत्ति नियत होती है, ठीक। ओके, ये बातें पक्की हो गई। अब यहां पर ये जो चाल है, प्रकाश की चाल, इनका अनुपात एक नंबर से बताया जाता है, ठीक। उस नंबर को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक जो है, नांक जो है, ये नंबर है, इसे कहते हैं n, और इसे दे देते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, ये नंबर है। यानी चाल का अनुपात एक नंबर होता है अपवर्तनांक, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। यही अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य का भी नंबर होता है, लैम्बडा नॉट अपॉन लैम्बडा। ये लो, दोनों सूत्र एकदम परफेक्ट हैं, ठीक। क्या कहते हैं इसे? यह है अपवर्तनांक। ये आपेक्षिक अपवर्तनांक नहीं है, बल्कि अपवर्तनांक है। अभी मैं बात करूंगा कि जो आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये सारी की सारी जो फिलॉसफी है, ये सारा का सारा जो दर्शन शास्त्र है जिसके कारण अपवर्तन होता है, ये सारी बातें आपने समझ ली, ठीक। अब चलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश की चाल इस माध्यम में गिरेगी, ये बात सेट हो गई, हमने समझ लिया। प्रकाश की चाल गिरेगी तो प्रकाश इसी रास्ते पे क्यों नहीं चल सकता? प्रकाश की चाल गिरेगी तो प्रकाश इसी रास्ते पे क्यों नहीं चल सकता? वो रास्ता बदलेगा क्यों, ठीक। अब आती है प्रवृत्ति, प्रकाश की प्रवृत्ति। प्रकाश की प्रवृत्ति कहती है जी कम से कम समय में माध्यम को पार करेगा, कम से कम समय में माध्यम को पार करेगा। तो कम से कम समय में प्रकाश अगर माध्यम को पार करेगा तो इसका मतलब रास्ते को छोटा करेगा, ऐसे इधर से आगे बढ़ेगा, देखिए। तो ये कोण जो है, ये कोण क्या कहेंगे अपन? I, और ये कोण क्या कहेंगे अभिलंब के साथ? R, ठीक। अब यहाँ से निकलेगा तो फिर उसी दिशा में निकल जाएगा। अभी जो रास्ता छोटा किया, देखो इस रास्ते से जाना था B तक, इस रास्ते से गया वापस उसी कोण पे निकल गया। ये कोण क्या है? E। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो I है वो E के बराबर है, ठीक। एमरजेंस कोण, निर्गत कोण जिसे कहते हैं, निर्गत कोण, ठीक। ये क्या है? आपतन कोण। ये क्या है? अपवर्तन कोण। R जो है अपवर्तन कोण। यानी बात फिर फंस गई हमारी कि भाई इसी रास्ते से जाता, मान लीजिए प्रकाश की चाल कम हो गई थी, तरंग दैर्ध्य कम होगी तो निकल जाता, इधर से क्या खराबी है? इधर को क्यों मुड़ गया? तो प्रवृत्ति क्या है, नेचर क्या है? नेचर यह है कि कम से कम समय में इस माध्यम को पार करे। तो कम से कम समय में देखिए इस माध्यम में चाल तो कम हो ही गई है, तो क्या होगा? प्रकाश रास्ता छोटा कर लेगा, ठीक। यह गुण भी प्रकाश की आवृत्ति के कारण ही है।
यह गुण भी प्रकाश की आवृत्ति के कारण ही है। क्यों? क्योंकि निर्वात में जितने दोलन होने चाहिए थे, निर्वात में जितने दोलन होने चाहिए थे इस दूरी में, उतने ही दोलन होंगे इस माध्यम में। यानी दोलन की संख्या नहीं बदली, दोलन की संख्या नहीं बदली, दोलन उतना ही हो जाएगा, समय उतना ही हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा? रास्ता अपने आप छोटा होगा। इस लॉजिक को समझना होगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में, मान लीजिए देखिए यहाँ से यहाँ तक, बहुत टेक्निकल पॉइंट होते हैं ये मिलते नहीं आसानी से। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में प्रकाश के 1000 दोलन होने चाहिए। मोटी मोटी सी बात बता रहा हूँ, 1000 दोलन तो बहुत कम है, प्रकाश की आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। 1000 दोलन होने चाहिए, तो 1000 दोलनों में कुछ समय तो लगेगा। कह रहा जी यहाँ से यहाँ तक जाने में भी प्रकाश के 1000 दोलन ही होंगे, उसी समय में पार कर जाएगा। अब चाल हो गई है कम, समय रहा वही, तो इसका मतलब रास्ता छोटा हो जाएगा। यानी रास्ता छोटा होने के पीछे भी कारण है आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति। ठीक, तो समझ रहे हैं बात को? कितने दोलन यहाँ से यहाँ तक होने चाहिए थे? अगर निर्वात में चलता, मान लो 1000 दोलन हो जाते, तो 1000 दोलन में ही बाहर आ जाएगा, उतने ही समय में बाहर आ जाएगा, तो रास्ता अपने आप छोटा हो जाएगा। तो समझ रहे हैं बात को कि सारे कारण हमारी समझ में आ गए। मैंने सारे कारण बता दिए आपको। मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, प्रकाश में ऐसा कौन सा गुण है जो अपवर्तन को अंजाम देता है, वो मैंने सारी बातें बता दी। माध्यम में गुण कौन सा होना चाहिए, माध्यम की क्या खास बात है कि वो अपवर्तन करे, प्रकाश की ऐसी कौन सा गुण है जो अपवर्तन में काम करता है, नहीं बदलता है, वो आप जान रहे हैं, आवृत्ति होती है। ओके, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये 2 सूत्र हमने बना लिए अपवर्तन के आधार पर। ठीक है, चलिए अब हमने जो बेसिक फॉर्मूला बनाया है अब तक, फिर उस पर आएंगे एक बार। हमने क्या कहा? अभी प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, मोटी मोटी बात हमने की, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। तो आवृत्ति प्रकाश की ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको? v1/λ1, v2/λ2 और v3/λ3। देखो ये है, ये एक संबंध है, किसी के लिए भी कितना चाहे लगाओ, तो कुल मिला के आवृत्ति नहीं बदलती, तो v1/λ1 बराबर v2/λ2 बराबर 1, 2, 3, 4 माध्यमों के लिए ये बात सच है। ठीक, जितने भी माध्यमों में प्रकाश जाता है सबके लिए बात सच है। अब देखो बनाते हैं। ठीक, ये है माध्यम ए, ये है माध्यम बी, और ये है बच्चों माध्यम सी, ये है माध्यम। ठीक, और ये क्या है? ये मान लेता हूं मैं कि भाई निर्वात है, ये निर्वात है। लो, ठीक, अब निर्वात से प्रकाश माध्यम ए में आता है ऐसे, फिर इस माध्यम में जाता है ऐसे, फिर इस माध्यम में आता है ऐसे, कुछ भी, ये तो चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर जो प्रकाश की चाल है उसे कह देता हूँ मैं c/λ, यहाँ के लिए है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? c, और उसका तरंगदैर्घ्य कितना है? लैम्बडा। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा v1/λ1, यहाँ v2/λ2, यहाँ v3/λ3। ठीक, इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो ये ऐसे काम करता है। यानी कंसेप्ट आ गया हमारे समझ में। कहीं कोई न्यूमेरिकल आएगा, कोई बात आएगी, हम लगा देंगे, फटाक से इसमें वैल्यू डाल देंगे, डन। ठीक, अब इसी को अपवर्तनांक से जोड़ना चाहते हैं, तो अपवर्तनांक से क्या जोड़ेगा? निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, इस माध्यम का मान लूँ NA, इसका मान लूँ NB, इसका मान लूँ NC। ठीक, अब यहाँ पे अगर संबंध जोड़ना चाहते हैं इन माध्यमों के निर्वात के लिए जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो λA, λ1 है ना, इस माध्यम के लिए λ1 कितना हो जाएगा? λ1 हो जाएगा λ0 बताओ कितना हो जाएगा? Na। यहाँ के लिए λ2 जो होगा वो कितना होगा?
लेमड़ा नॉट बाई एन बी, यहाँ के लिए लेमड़ा 3 लेमड़ा नॉट बाई एन सी। ये तरंग दैर्घ्य को जोड़ने वाले सूत्र हैं, चाल को जोड़ने वाले सूत्र। यहाँ पे चाल कितनी मान लूँ, V1 मानी हुई है, तो V1 को लिख देंगे V1 C बाई एन ए। यहाँ पे दूसरे माध्यम में V2 C बाई एन बी, तीसरे माध्यम में बच्चों C बाई एन सी। तो ये चाल को जोड़ने वाले सूत्र हैं। चाल चाहिए माध्यम में, तरंग दैर्घ्य चाहिए माध्यम में, ठीक। ये सूत्र बिल्कुल फिट बैठ गया होगा हमारे दिमाग में, कोई टेंशन नहीं है, याद रहेगा, लगा लेंगे इसको। अब बढ़ेंगे आगे। अब बनाते हैं अपवर्तन का नियम। अब बनाते हैं अपवर्तन का नियम, ठीक। क्या कर देते हैं, अपवर्तन का नियम बनाते हैं। अब ठीक, अपवर्तन का नियम बनाने के लिए जो बात मैंने कही उसका इस्तेमाल करेंगे कि भाई प्रकाश जो है कम से कम समय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। ये नियम बनाने में हम बात करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया कि प्रकाश की आवृत्ति जो है वो नियत रहती है, वो नहीं बदलती। तो ये प्रवृत्ति प्रकाश में होती है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में वो कम से कम समय लेता है, ठीक। अब चलिए, अब हमने पता लगा लिया कि अपवर्तन में जो समय है, प्रकाश जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, किसी माध्यम में चले या निर्वात में चले, वह कम से कम समय में वहाँ तक पहुँचता है। ये प्रकाश में प्रवृत्ति है। और हमने ये भी पता लगा लिया कि ये प्रवृत्ति जो है आवृत्ति के कारण है, क्योंकि प्रकाश की आवृत्ति दरअसल एक वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति है। प्रकाश द्वारा किसी नियत दूरी में किए गए दोलनों की संख्या वही रहती है, तरंग दैर्घ्य घट जाती है, रास्ता घट जाता है, चाल घट जाती है, इसके कारण कोण भी बदल जाते हैं। ये प्रकाश में हमने पता लगा लिया, ठीक। अब बात ये आती है कि जो कोण बदलते हैं या और चीज़ें होती हैं, तो अपवर्तन का जो नियम है वो क्या बनेगा, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ गुणों पर बात की है, भाई क्या क्या गुण होते हैं किस माध्यम में, है ना, ये सारी बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन का हम सूत्र नहीं लिखेंगे, हम प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र सिद्ध करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र आता कैसे है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र तो हमने 10वीं में भी पढ़ लिया था, कोई बड़ी बात नहीं है। हम उसे ला के देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो हम कौन सा प्रकाश का गुण है, प्रकाश की कौन सी प्रवृत्ति इस्तेमाल करेंगे कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्रकाश कम से कम समय लेता है। तो हम क्या करते हैं, दो माध्यम ले लेते हैं, दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल मान लेते हैं, और उसके बाद उस चाल को अपवर्तनांक से फिर अपवर्तनांक के पदों में बना देंगे, ठीक। चलिए माध्यम बना लेते हैं। ये एक माध्यम है सघन माध्यम, जिसे हम कहते हैं डेंसर मीडियम, ऐसा मान लेते हैं। यहाँ पे जो प्रकाश की चाल है वो V2 है, और यहाँ पर जो प्रकाश का माध्यम का अपवर्तनांक है वो N2 है, ऐसे। और यह माध्यम जो है, मान लिया कि यह सघन माध्यम है, ये देखो, ये बन गया सघन माध्यम, ये लो। और प्रकाश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं, यानी प्रकाश में यहाँ पे मान लीजिए कोई अभिलंब बना देते हैं, ये मान लिया हमने, भी मानी हुई बात है, ये अभिलंब है, इसको n मान लेते हैं, और प्रकाश को इस बिंदु से यूँ और इस बिंदु तक लेके आते हैं। ये बिंदु मान लिया B, और ये बिंदु मान लिया A, और ये मान ली प्रकाश किरण ऐसे ये चल रही है, ठीक। तो प्रकाश
जब इस माध्यम पे टकराता है, इस बिंदु को O मान लेते हैं, और ये दूरी जो है AO माध्यम, पहले माध्यम में कितनी दूरी है AO, इसको मान लेते हैं L1 और ये से मान लेते हैं L2, ठीक। और जो दोनों बिंदुओं के बीच की दोनों दिशाओं में लंबवत दूरी है उसको परिभाषित कर लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए अभिलंब के समांतर दो रेखाएं खींची, इस दूरी को मान लेते हैं पूरा D। ऐसे ही यहाँ पर भी दूरी मान लेते हैं, इस दूरी को मान लेते हैं A और इस दूरी को मान लेते हैं B। बिल्कुल सरल सरल सा मामला लेंगे, ये हो गई लंबवत दूरी A, ये B हो गई, ठीक। अब यहाँ पर जो कोण है उन कोण को कुछ मान लेते हैं। यहाँ का जो कोण है इसे तुम कहोगे बाद में, इसे कोण I मान लेता हूँ मैं, और इसे कोण R मान लेता हूँ। ये जो I है ये बन जाएगा आपतन कोण, और ये R बन जाएगा अपवर्तन कोण बाद में, अभी नहीं, अभी मान लिया मैंने ऐसे, ठीक। अब प्रकाश A से B तक जाने में कम से कम समय लेगा। इस माध्यम में प्रकाश की चाल को लिख दिया मैंने V1 और यहाँ का अपवर्तनांक लिख दिया मैंने L1। ये जो माध्यम है इस वाले में, और ये सघन माध्यम है, तो परिभाषित कर दिया मैंने थोड़ा सा कि N2 बड़ा है N1 से और V2 से बड़ा है V1, ये मैंने बता दिया। हमें बताना है कि सूत्र जो होगा वो कैसा होगा, संबंध क्या होगा, कोणों में क्या संबंध होगा, चाल में क्या संबंध होगा, हमें यहाँ तक पहुँचना है। अब A से B तक जाने का समय तो लिख देंगे प्रकाश द्वारा A से B तक जाने का समय, कुल समय यहाँ से लेके यहाँ तक आने का समय कितना होगा उसको मान लेते हैं T। वो हो गया L1 बटे V1 प्लस L2 बटे V2। ये समय है, बिल्कुल साधारण सी बात है, क्योंकि इस माध्यम में जो चाल है वो क्या है, वो है V1, और इस माध्यम में कितनी है V2। इस माध्यम में कितनी दूरी तय करी L1, इसमें कितनी दूरी तय करी L2। अब यहाँ से जो कुल दूरी तुमने D मानी है, यहाँ पे इसे x मान लेते हैं। जहाँ पे टकरा रहा है इस लंबवत दूरी को यहाँ पे x मान लेते हैं, और यहाँ पे कितनी मान लेते हैं D माइनस x हो जाएगी। देखो ये ऐसे। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस समय को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, और ये निर्भर करता है x के ऊपर। भाई ये जो x है, मान ले तरंग यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, ये किरण जो यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो x के हिसाब से ये चीज़ सेट होती है। कम से कम समय x के अनुसार सेट होता है। इसका मतलब हो गया कि हमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो क्या करें, t कम से कम हो तो dt बाई dx 0 हो। ये बड़ी सिंपल सी बात है और बहुत जानते हैं बच्चे इसके बारे में। मैक्सिमा मिनिमा गणित में लगता है ये, अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए। तो ये dt बाई dx अगर 0 है तो ये कम से कम मान आए, ये इसमें शर्त लागू हो जाती है। अधिकतम के लिए भी होता है, लेकिन समीकरण में जो समीकरण बनेगी उनमें ऐसा हो रहा है कि कम से कम मान भी ये बता देता है। अब तो dt बाई dx में हो गया 1/v1 dl1 बाई dx प्लस 1/v2 dl2 बाई dx। ये चीज़ 0 होनी चाहिए, ठीक। अब देखो ये चीज़ 0 होनी चाहिए, इसका मतलब हो गया 1/v1 dl1 बटे dx और माइनस 1/v2 dl2 बाई dx। ये समीकरण जो है वास्तव में ये समीकरण ही अपवर्तन का नियम है। अब ये नियम एक संबंध तक पहुंच जाएगा हमारा, हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो संबंध तक पहुंच जाएगा हमारा। अब क्या करते हैं, अपन L1 को निकाल लेते हैं। कितना है L1 जरा बताओ, L1 कितना, L1 है x² प्लस a²। तो dl1 L1² है ना, अवकलन करेंगे 2l1 dl1 बाई dx, ये हो जाएगा 2x। देखो ये मैंने L1 का अवकलन कर दिया। L1 की पावर क्या है 2, पहले आएगी 2, एक पावर कम होगी, और L1 का x के सापेक्ष अवकलन ये होगा, गुणा वाला जो नियम होता है अवकलन का उसके हिसाब से देखा जाए, घात वाला जो होता है ना, और x² का 2x, a का हो जाएगा 0, ये बन गया।
तो डी एल वन बाई डी एक्स ये हो जाएगा एक्स बटे एल वन और ये हो जाएगा साइन आई। जरा चेक करो ये साइन आई होगा कि नहीं। देखो ये रहा एक्स बटे एल वन, ये रहा एक्स। यहाँ भी ले सकते हैं ना एक्स को, सामने आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, समांतर है। तो यदि ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है, तो एक्स बटे एल वन क्या हो गया, साइन आई हो गया। देखो ये रहा, इस समकोण त्रिभुज के अंदर इसको माना जा सकता है। कंफर्म कर लें, एक्स बटे एल वन जो है, एल वन कौन है, कर्ण पे है, तो ये साइन आई होगा, ये लिख दिया मैंने। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, अब इस L2 पे आते हैं। प्रकाश द्वारा चली गई यहाँ की जो दूरी है इसको लिखते हैं L2 का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का स्क्वायर। जरा पक्का करें सही है कि नहीं ये बात। देखो ये रहा b स्क्वायर और ये रहा d माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये बन गया, मान लीजिए इस कोण के सामने अगर इस कोण को मान लूँ r, इधर भी तो r माना जा सकता है, या इधर से ही मानना चाहते हैं, तो ये बन गया लंब और ये बन गया आधार। आधार पे कौन है त्रिभुज के, b, ये रहा देखो b, ये वाली चीज़ b, और ये लंब पे कौन है, d माइनस एक्स है। तो यहाँ से r मान लो या यहाँ से r मान लो, इस त्रिभुज में बात कर लें या इस त्रिभुज में बात कर लें, बात एक ही है। चलो इसको भी कर लेते हैं, 2L2 dL2 बाई डी एक्स, और ये हो गया ये जीरो हो गया माइनस 2x, तो dL2 बाई डी एक्स ये हो गया माइनस एक्स बटे L2, ये हो गया माइनस साइन r। चेक कर लो, x बटे L2 या d माइनस एक्स बटे L2 है ना, d माइनस एक्स बचेगा, घात है ना, ये लो ऐसे, यहाँ घात लगी हुई है, पहले 2 पावर लगाएंगे, d माइनस एक्स करेंगे, ठीक, ये बचेगा। देखो तो d माइनस एक्स बटे L2 ये बचेगा माइनस का, यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, ये देखो ये माइनस है। एक मिनट रुक जाओ, मैं ठीक करके लिखता हूँ, नहीं तो कुछ भी जरा सा भी कन्फ्यूज़न हो गया ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। 2L2 dL2 बाई डी एक्स माइनस 2d माइनस एक्स, बस ये हो गया। अब ये हो जाएगा dL2 बाई डी एक्स माइनस d माइनस एक्स बटे L2, ये हो जाएगा माइनस साइन r। अब हो गया ओके। अब ये जो चीज़ है ये dL2 बाई डी एक्स है, माइनस साइन r है। यहाँ पे देखो ये चीज़ आ रही है हमारे पास, dL1 बटे डी एक्स कहाँ है, साइन आई, तो हो गया साइन आई बटे v1, साइन आई बटे v1। यहाँ से क्या बना, साइन आई बटे v1, और ये साइन r बटे v2, तो ये बन गया अपवर्तन का नियम। ठीक, साइन आई बटे v1 साइन r बटे v2, वास्तव में ये अपवर्तन का नियम है। इसे अपवर्तनांक के पदों में बना देंगे। अब इसे अपवर्तनांक के पदों में बनाना है तो यहीं आ जाते हैं वापस ऊपर। तो ये हो गया साइन आई बटे v1। v1 क्या है, प्रकाश की चाल निर्वात में और इसका अपवर्तनांक। ठीक, साइन r बटे v2 c बटे अपवर्तनांक, क्योंकि हम जानते हैं जो चाल के बीच संबंध है यहाँ पे वो हम जानते हैं, वो ये होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक क्या होती है, माध्यम में प्रकाश की चाल, ये रहा v1। ठीक, वैल्यू पुट कर दी, ये c कट गया। ठीक, अब क्या हो गया, n1 साइन i इक्वल टू n2 साइन r, साइन i बटे साइन r n2 बटे n1, ये बन गया अपवर्तन का नियम, जो लिखित नियम है, गणितीय रूप है, सिद्ध हो गया। यानी ये ऐसे आता है, गणितीय रूप से देखें तो ये चीज़ ऐसे आती है। कौन सी प्रवृत्ति प्रकाश की इसमें काम आई कि भाई प्रकाश जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कम से कम समय लेता है, और इससे पहले हम इस पर अच्छे से विचार कर चुके हैं, ये सिद्ध हो गया।
अब इसे हटा लेते हैं, ये सब हो गया, ये समझ गए आप। और ये तो ऐसा है कि कोई क्लासरूम तो है नहीं कि सर ने हटाए, तो वीडियो को पीछे हटा लो यार, वीडियो को पीछे हटा के फिर देख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ। यही तो फायदा है वीडियो में। वीडियो लेक्चर क्या है भाई, बार बार देखो, पक्का कर लो अपना। ये आ गया, यानी दो माध्यमों के लिए ये चीज आ गई। क्या लिखते हैं, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, साइन को क्या बोलते हैं, जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है। यह स्थिरांक आपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है। आपेक्षिक वर्तनांक माध्यम ए का माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो इसे जो आपेक्षिक अपवर्तनांक है इसे हम ऐसे लिखते हैं साइन आई बटे साइन आर, ये होता है n/1 आपेक्षिक अपवर्तनांक। अब कर देते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक को परिभाषित कर देते हैं। तो ये हो गया n/1 n2 बटे n1। कब, जब प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाता है। कब परिभाषित होगा, जब प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाता है, तो यह होता है। ठीक, आपतन कोण माध्यम 1 में होगा और अपवर्तन कोण माध्यम 2 में होगा। अब चित्र में साफ साफ दिखाई देगी ये चीज। यह है माध्यम 1 और ये है माध्यम 2। ये है अभिलंब, ये है आपतन कोण और ये है अपवर्तन कोण, ये है अभिलंब। यहाँ का जो अपवर्तनांक है वो है n1, यहाँ का है n2 और कोण घट गया तो n2 बड़ा है f1 से। बिल्कुल सीधे ऐसे दिखा सकते हैं इसको, ठीक ऐसे। ठीक, रेखाएं सीधी करके बना के देता हूँ तुम लोगों को ना। ये हो गया अभिलंब और ये लो ऐसे, ये आ गया देखो। ये कौन हो गया R और ये हो गया I और ये हो गया अभिलंब। ठीक, अब आपतित किरण अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब। दूसरा नियम क्या लिखेंगे, ये हो गई पहली बात। दूसरी क्या लिखेंगे, देखो बहुत जरूरी बात है ये। आपतित किरण अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। इस बात को समझना भी पड़ेगा। अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। ये दूसरी बात है, ये पहला है। आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है। आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है। यह स्थिरांक आपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है, जो कि इस तरीके से परिभाषित होता है। ठीक, डन हो गई बात। तो यहां पर एक चीज और लिखनी पड़ेगी बस पहले नियम में, आपतित कोण की जया व अपवर्तित कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है। ठीक, ये पहला यूनिफाइन हो जाएगा, स्थिरांक क्या होता है इसका फार्मूला हो जाएगा। और ये दूसरा
और ये चित्र हो जाएगा। ठीक, तो बात यहाँ तो इतनी है जितनी कि तुम 10वीं क्लास में पढ़ते हो, ये तो बड़े यहाँ पर तो इतनी ही बात है। ठीक, यहाँ तक पहुँचने में हमने काफ़ी संघर्ष किया है, यहाँ तक पहुँचने में हमने काफ़ी संघर्ष किया है। हमने ये भी देखा, भाई इसको सिद्ध करके देखा अपवर्तन क्यों होता है, माध्यम में क्या गुण होते हैं, प्रकाश में कौन से गुण होते हैं, सारी चीज़ें हमने ली हैं यहाँ तक। तो हम नियम पे यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगली क्लास में हम बिल्कुल यहीं से शुरू करते हैं और इस पर जो सवाल बन सकते हैं उन सब सवालों को बना कर देखते हैं। ओके, डन। चलिए आ गए अगली क्लास में। अपवर्तन का नियम बना चुके हैं और उसमें जो भी कारण हैं और सूत्र हैं वो भी बना चुके हैं। ठीक, तो अपवर्तन का नियम लिखा रहने देते हैं, बाकी चीज़ें हटाते हैं और सवाल शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, एकदम बढ़िया दमदार सवाल आ रहा है बिल्कुल। थोड़ा सा मैं इस बोर्ड को भी काला कर दूं लगे हाथ, क्लास हम शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा काला काला कर दूं इसको। हाँ, पहला सवाल आ रहा है, अपनी रफ कॉपी ले लो अपनी और तैयारी कर लो। पहला सवाल आ रहा है, बहुत ही बढ़िया एकदम। अब मैं लिख रहा हूँ, देखो पहला सवाल, पहला उदाहरण दे रहा हूँ मैं। ठीक, क्या प्रकाश निर्वात से एक ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक बदलता है। ठीक, तो अपवर्तन के नियम का अवकलनीय रूप लिखिए। चलो भाई लिखो, सवाल तैयार हो गया है। कुछ नहीं है, सब अपनी तरफ से बनाना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आसान है बहुत। कहता है प्रकाश निर्वात से एक ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक बदलता है। तो अवकलनीय रूप बताना है तुम्हें, यानी समाकलन और अवकलन लगा के बताना है। कहाँ से प्रवेश करता है? निर्वात से प्रवेश करता है। कुछ सोचा जा रहा होगा, सोच रहे होंगे कैसे होगा, क्या होगा। ठीक, चलिए कुल मिला के अपवर्तन के नियम का जो अवकलनीय रूप है ये उसे पूछ रहा है बस। ठीक, और प्रकाश निर्वात से ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है। अब मान लीजिए, करते हैं हल इसको। ये मान लीजिए माध्यम है, और ये निर्वात है। ये मान लीजिए अभिलंब है और ये प्रकाश इसमें प्रवेश करता है। ये कोण हो गया I। यहाँ का अपवर्तनांक हो गया N1 जो कि 1 के बराबर है।
और यहाँ जब प्रकाश प्रवेश करता है तो इसका अपवर्तनांक बदलता है, माध्यम का अपवर्तनांक बदलता है। ये हो गया कोण R, और इसका अपवर्तनांक बना लेते हैं n। ठीक, n मान लिया, n2 को n मान लिया, n2 को n मान लिया। ये देखो, तो मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन का नियम लिखते हैं तो कैसा होगा, n1 sin I और n2 sin R। n1 sin I यह अचर है क्योंकि इसमें n1 भी प्रकाश का अपवर्तनांक है, निर्वात में वो 1 होता है। sin I भी अचर है क्योंकि यहाँ पे जो कोण है, जिस पे कोण पे घुसा वो भी वही रहेगा, बाद में तो बदलेगा नहीं। इधर बड़ी गड़बड़ है, n sin R, ये चीज़ बदल रही है। तो अब ये जो अचर है इसे हम लिखते हैं c, यानी एक कांस्टेंट नंबर। c का मतलब प्रकाश की चाल नहीं, मैं बदल देता हूँ, इसको sin I रहने देता हूँ, sin I छोड़ दो इसको, ये आ गया ठीक। यहाँ पर मैं अवकलन करके देखता हूँ कोण और अपवर्तनांक में किस तरह का संबंध है। अब देखिए, मान लीजिए मैं कोण के सापेक्ष इसका अवकलन कर देता हूँ। ठीक, तो कैसे करेंगे अवकलन, देखिए कोण के सापेक्ष, r के सापेक्ष, तो मैं क्या करता हूँ, इस r को थीटा मान लेता हूँ। ये लो, क्योंकि ये बदलेगा, अपवर्तनांक बदलेगा तो कोण भी बदलेगा। बढ़ने पे क्या होगा, घटने पे क्या होगा, दोनों बातें बताऊंगा मैं आपको। ये आ गया। अब इसका अवकलन करते हैं, थीटा के सापेक्ष करते हैं इस पूरी समीकरण का। ठीक, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो अचर नंबर है, ये 0 हो गया। तो dn/d थीटा पहला हो गया, साइन थीटा को छोड़ देंगे ऐसे ही, उसके बाद प्लस n जो कहता हूँ साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, बस ये बन गई समीकरण। थीटा के सापेक्ष अवकलन, इसे इधर ले आते हैं, -n कॉस थीटा dn/d थीटा साइन थीटा। d थीटा/dn इधर ले आते हैं माइनस में, इधर कर देते हैं टेन थीटा। ये बच्चों अपवर्तन के नियम का अवकलनीय रूप है, जो कि इस माध्यम में बदलता है। अब देखो कैसे देखते हैं, मान लीजिए ये अपवर्तनांक नीचे की तरफ जाने पे बढ़ता है, जैसे जैसे इस माध्यम में जाते हैं तो अपवर्तनांक नीचे की तरफ जाने पे बढ़ता है, तो इस कोण का मान घटता जाएगा, प्रकाश किरण यूं घूम जाएगी अगर n का मान नीचे जाने पर बढ़ता है। ठीक, यानी ये जो n है नीचे की तरफ बढ़ता है माध्यम में जाने पर, और अगर n का मान घटता है तो ये प्रकाश किरण यूं घूम जाएगी, क्योंकि कोण बढ़ने लगेगा, ये प्रकाश किरण यूं घूम जाएगी। तो बात समझ में आ गई कि ये जो टेन थीटा है बेसिकली ये d थीटा/dn ये बता रहा है इस चीज़ को कि कैसे ये कोण बदलेगा। ठीक, तो समझ में आ गया अपवर्तन के नियम का ये अवकलनीय रूप है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर अपवर्तनांक बढ़ता है तो कोण छोटा होता जाता है, और अगर अपवर्तनांक घटता है तो कोण बड़ा होता जाता है। बस ये था पहला सवाल। चलिए दूसरा सवाल, अब आ रहा है दूसरा सवाल। अपवर्तन पर दूसरा सवाल। तुम ये मत सोच लेना कि मैं तुमसे हलवा सवाल दूंगा, वही 10वीं क्लास वाले फालतू की बातें यार, कौन करेगा 10वीं क्लास के सवाल यहाँ पे, हम लोग 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं यार। चलिए दूसरा सवाल आ रहा है, तैयारी कर लो अपने दिमाग में, एकदम पक्का कर लो, सारा सवाल आ रहा है बढ़िया वाला। ठीक, चलिए ये आ गए हैं कुछ रंग बिरंगे चौक। चलिए लिखता हूँ, फिर आ गया एक उदाहरण। ठीक, यहां पर मैं आपको कुछ माध्यम बना के दूंगा ऐसे, इन माध्यमों के रंग मैं अलग अलग कर दूंगा। देखो अभी मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये माध्यम कुछ और है, ये कोई माध्यम है पक्का।
ये कोई और माध्यम है, और ये कोई और माध्यम है। ये देखो, ठीक। अब इनके नाम बताऊंगा मैं तुम्हें। माध्यम ए बी सी, ठीक। ये है माध्यम ए, ये है माध्यम बी, और ये है माध्यम सी, ठीक। अब मैं यहाँ पर एक प्रकाश किरण का रास्ता बनाऊंगा, प्रकाश किरण का रास्ता। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यह कोई प्रकाश किरण है, इस माध्यम से आई, यह अभिलंब है, ठीक। और यूँ आई, ऐसे आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहाँ पर आई, ठीक। और यूँ गई, ऐसे। जो दिखाया जा रहा है बस यही रास्ता है। प्रकाश किरण के मार्ग को देखकर बताइए कि जो अपवर्तनांक हैं उनमें क्या संबंध है, उनको घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, ठीक। इसका अपवर्तनांक क्या है, Na, इसका Nb, इसका Nc, ठीक। Na, Nb, Nc को क्या सवाल है, Na, Nb, Nc को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। चलिए सवाल तैयार है, कर लो। मतलब एकदम हलवा नहीं है, सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचो, कर दो इस सवाल को। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि भाई किरण जो है, प्रकाश किरण प्रकाश किरण, ठीक, को पहले बनाते हैं, देखते हैं कि जो है किस तरीके से उनके कोण बड़े घटे हैं। अब मान लीजिए मैं इस प्रकाश किरण को बनाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से बनती है, इसको बनाता हूँ ये कुछ इस तरीके से बनती है, इसको बनाता हूँ ये कुछ इस तरीके से बनती है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो कोण है वो यहाँ है, सबसे बड़ा कोण है, ये देखो, ये सबसे बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण है, मतलब प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा है इसमें, क्योंकि जब कोण घटता है तो प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, और अपवर्तनांक बढ़ता है तब कोण घटता है, क्योंकि जो सूत्र है वो बता रहा है, देखो, कोण और अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा जो कोण है वो इसमें है, इसका मतलब Nc सबसे कम है, तो इसका मतलब Nc जो है वो सबसे कम है, बाकी इससे बड़े हैं, तो सबसे कम होगा तो ये हो गया, लो, ठीक। अब इसके बाद कोण कौन सा कोण है, कह रहा जी अब ये कोण है, क्योंकि ये कोण तो बहुत कम है, ये कोण बड़ा है थोड़ा सा, देखो ये कोण जो है दूसरे नंबर पर है, ये तो बहुत कम है कोण, देखो, इसका मतलब अब ये नंबर है, प्रकाश की चाल अब इसमें आएगी, दूसरे नंबर का ये है, सबसे बड़ा कोण ये है, उससे छोटा कोण ये है, सबसे छोटा कोण ये है, तो दूसरे नंबर का ये है, तो यहाँ पर क्या है, अपवर्तनांक कितना है, A, ठीक। तो अब इससे बड़ा जो अपवर्तनांक है वो है Na, सबसे कम कोण है यहाँ, ठीक। तो ये हो गया Nc, Nb, ये लो Nb, ये रहा तुम्हारा उत्तर। हो गया प्रश्न, आगे बढ़ो, एक सवाल और देता हूँ, डन हो गया, समझ लिया बात को, चलो। कहता जी दो माध्यम है हमारे पास, दो माध्यम है, ठीक। और यहाँ एक अभिलंब बनाया हमने, यहाँ पर एक कोण है किरण के बीच में, आपतिन किरण के बीच में, अभिलंब के बीच में, ये कोण है 60,
और ये कोण है 15। कितना कोण है? 15। और यहाँ का अपवर्तनांक है n1, यहाँ का है n2। ठीक, तो n1 n2 निकाल के बताओ। उत्तर चाहिए मुझे, पूरा पूरा उत्तर चाहिए मुझे। ठीक, अब करो, कैसे करोगे? ये जो कोण है अपवर्तन कोण, ये 15 है इस माध्यम में, इसमें 60 है। करो, शाबाश। सूत्र लगाओगे? लगा लो, ये रखा। तो क्या करोगे? n1 साइन 60, n2 साइन 15। तो n1 बाई n2 साइन 15 बटे साइन 60, ये करोगे। अरे उससे इससे उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि साइन 15 का मान नहीं पता। साइन 15 की वैल्यू तो नहीं पता ना। साइन 15 की वैल्यू कैसे निकालोगे? ठीक, साइन 15 का मान कैसे निकालोगे? पक्का, चलिए फॉर्मूला करते हैं। साइन 15 हो सकता है 45 माइनस 30, और सूत्र होता है साइन में साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, सूत्र होता है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, 1/√2 3/2 माइनस 1/√2 1/2। कॉस 30 का मान होता है √3 माइनस 1 बटे 2√2, √3 माइनस 1 बटे 2√2। नीचे कौन है? नीचे साइन 60, ये होता है √3 बटे 2। बस इसे हटा लो, हो गया काम। लो, ये आ गया। हल कर लो इसको, ये 2 कट गया। ठीक, तो n1 बटे n2 कितना आ रहा है जरा बताओ? ये आ रहा है √3 माइनस 1 बटे √6। ये रहा तुम्हारा उत्तर। √3 का मान भी तुम जानते हो, √6 का मान भी तुम जान सकते हो। √6 का मान तुम कैसे जानोगे? इसे लिखो √2 √3। √2 का मान 1.41, इसका मान 1.732। ये हो गया √6 का मान। √6 बराबर इतना होता है, डाल दो वैल्यू, आ जाएगा। ठीक, तो साइन 15 पे मैं ले गया ताकि कहीं ऐसा हो जाए तो ऐसे मान निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति का एक सूत्र होता है, उसको पक्का रखेंगे आप। ठीक, अब चलिए दूसरा सवाल देता हूँ। एकदम टनाटन सवाल दूंगा यार, याद रखोगे यार, भूलोगे नहीं, और पूछोगे ना किसी से बताएगा नहीं। ओरिजिनल सवाल दूंगा बिल्कुल तुमको। ठीक, एकदम ओरिजिनल दूंगा, बिल्कुल नया ताज़ा, एकदम नरम ताज़ा सवाल। थोड़ा सा काला कर दूँ इसको, शाबाश। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, बिल्कुल नया, ध्यान रखना, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, सोच समझ के करना। प्रकाश किरण, हालांकि मैं इसका थोड़ा सा इशारा कर चुका हूं आपको, निर्वात से एक माध्यम में प्रवेश करती है, निर्वात से एक माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश किरण। नीचे दिए गए
चित्रों में सही चित्र संभव है। कौन सा सही चित्र संभव है? ठीक, बताइए। नीचे दिए गए चित्रों में जो सही चित्र संभव है, यहां लिख देते हैं जो सही चित्र संभव है, बताइए। अब देखिए, करते हैं शुरू। ये हो गया माध्यम, ऐसा, और ये हो गया निर्वात। ये पहला चित्र है, ध्यान रखना। ये प्रकाश किरण है, और ये जो है ये इसका रास्ता है। ये पहला है। अब दूसरा बना रहा हूं, देखो। ये दूसरा है। यहां तीसरा बनाऊंगा, देखो। ये अभिलंब हो गया, ये प्रकाश किरण हो गई, और ये बिल्कुल सीधी निकल गई ऐसे। तीसरा, ये लंबवत निकली है ऐसे। ये तीसरा रास्ता है। एक और बना दूंगा, ये सी हो गया। ये हो गया डी। अब तुम अपनी फिलॉसफी लगाओ, अपनी स्टोरी बनाओ, अपना कंसेप्ट लगाओ कि भाई इनमें से सही चित्र कौन कौन से सही संभव हो सकते हैं, सोच कर बताओ। ठीक, इनमें जो अपवर्तन का सूत्र होता है सीधे सीधे, वो तो एक में भी नहीं है। कौन सा सही हो सकता है? कोई प्रकाश किरण क्या इस तरीके से घूमकर ऐसे वापस निकल सकती है? अपवर्तन में ऐसा संभव हो सकता है? हो सकता है, तो क्यों है? क्या ये सही हो सकता है? कोई प्रकाश किरण किसी रास्ते पर जाए और बाहर निकल जाए इस तरीके से, क्या ये संभव हो सकता है? कोई प्रकाश किरण ऐसे जाए और सीधे इसके लंबवत निकल जाए, क्या ये संभव हो सकता है? कोई प्रकाश किरण जाए और फिर घूम जाए, दूसरी तरफ से निकल जाए, क्या ये संभव हो सकता है? क्या ये चित्र सारे संभव हो सकते हैं? क्या इनमें कोई ऐसा भी है जो संभव नहीं हो सकता? क्या फिर ये सारे संभव नहीं हो सकते? सोच के जरा बताइए। ठीक, अभी देखिए, हम इस पर विचार करते हैं। अभी हमने पता लगाया कि निर्वात से जो कोई किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके कोणों का और अपवर्तनांक का परिवर्तन कोण को बदल देता है। तो यहाँ पर एक हमारे पास सूत्र आया था, हमारे पास आया था -dn/d थीटा बराबर tan थीटा। ये सूत्र आया था हमारे पास, हमने बना लिया था इसको। निर्वात से किसी माध्यम में ये अपवर्तनांक का परिवर्तन है, ये कोण का परिवर्तन है। ठीक, कोण का परिवर्तन कितना? 0। कोण में परिवर्तन 0, तो tan थीटा कितना हो गया? tan थीटा समथिंग अपॉन अनंत, थीटा का मान कितना हो गया? 90। ठीक, यानी अगर लंबवत डाल दें तो कोण में परिवर्तन संभव नहीं है। अगर कोई लाइट लंबवत डल जाए तो कोण में परिवर्तन संभव नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं। मान लीजिए किसी माध्यम में कोई किरण बिल्कुल लंबवत डाल दी जाए तो इसमें कोई लेना देना नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें आई नहीं है। आई होगा तो आर होगा। मान लीजिए ये 0 तो ये भी 0, खत्म हो गई बात, इसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ ये बात तो सिद्ध हो गई है कि भाई अगर अपवर्तनांक में परिवर्तन करेंगे तो ये कोण में परिवर्तन होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं कि भाई कोण जो है वो बढ़ रहा है। देखिए, कोण बढ़ रहा है, अभिलंब के साथ कोण घट रहा है। देखो,
कोण घट रहा है, इसका मतलब अपवर्तनांक बढ़ रहा है। तो यहाँ अपवर्तनांक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये किरण बिल्कुल सीधी हो गई है। ऐसे हम देख रहे हैं कि ये घूम के ऊपर को गई, तो ये बिल्कुल सीधी हो गई है। सीधी होने का मतलब इस दिशा में आ गई बिल्कुल ये। अब यहाँ के बाद जब ये इस दिशा में आ गई तो इसको वापस घुमाना, यहाँ से इसको वापस घुमाना, क्या इस समीकरण में फिट बैठेगा? ये तो ठीक है कि यहाँ तक ये चीज़ तो सीधी हो गई, बिल्कुल सीधी आ गई ये किरण, वापस घुमाना क्या फिट बैठेगा? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है, जो कोण है, यहाँ पर ये कोण देखिए, ये होता है कोण, ये होता है कोण थीटा। तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया? यहाँ पर थीटा हो गया 90। ठीक, तो कोण 90 हुआ और कोण में जो परिवर्तन है वो 0 हुआ, क्योंकि एक बार ग्राफ यूँ घूम रहा है सीधा, तो यहाँ देख रहे हैं कि कोण में परिवर्तन 0 है और कोण 90 है। तो प्रकाश का अपवर्तन में इस प्रकार घूमना ये नहीं होता है, अपवर्तन में ये घटना नहीं होती है, सामान्यतया ये घटना नहीं होगी। हालांकि एक रेगिस्तान की मरीचिका होती है, रेगिस्तान की मरीचिका होती है, उस रेगिस्तान की मरीचिका में कुछ लोग ये व्याख्यान देते हैं कि साहब प्रकाश अपवर्तन से होता है, तो वो फंडा यहाँ फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर अपवर्तनांक का परिवर्तन करें, कोण में परिवर्तन करें, तो प्रकाश को इस तरह घुमा के निकालने के लिए ये सामान्यतः घटना नहीं होती है। प्रकाश मान लीजिए यहाँ पे आ गया, सीधी रेखा में चला गया, तो यहाँ पे ये सीधी रेखा में निकल जाता है, क्योंकि परिवर्तन नहीं होता। हम जानते हैं कोई भी अपवर्तनांक बदलता हो, अगर इस रेखा में प्रकाश प्रवेश कर जाए तो सीधा ही निकलेगा, चाहे इसका अपवर्तनांक कैसे भी बदले, क्योंकि I0 R0, I0 R0 तो सीधा ही निकलेगा। तो कुल मिला के ये जो घटना है फिर ये भी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये घटना यहाँ भी होगी, यहाँ पर भी, क्योंकि कोण 90 आ जाएगा। अब ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश वापस नहीं गया, कोण बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, अपवर्तनांक घटता रहा और सीधा लंबवत निकल गया, ये हो सकता है। इसके बाद ये यहाँ पर ये घटना, यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर जो कोण है वो कितना, वो 0, यहाँ पर जो कोण है वो कितना, 90, तो यहाँ पर भी गड़बड़ है, यहाँ पर भी गड़बड़ है, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कुल मिला के प्रकाश के अपवर्तन में बस ये घटना हो सकती है, जो कि इस समीकरण के अनुसार वेरीफाई हो सकती है। इसके अलावा ये घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन में नहीं होती हैं। ठीक, ये घटनाएं और कुछ चीज़ें होती हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये है, वो है, विवर्तन है, ये सब होता रहता है, लेकिन अपवर्तन में ऐसा हो सकता है बस। क्यों? क्योंकि कोण जो है, देखिए एक बार अपवर्तनांक मान लीजिए घट रहा है, कोण बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन अब देखिए कोण सीधा हो गया, बिल्कुल 90 आ गया, यहाँ पे 90 हो गया, तो अब इसके प्रकाश के घूमने का चांस खत्म हो गया। ठीक, चलिए तो समझ में आ गया इस चित्र से कि भाई प्रकाश की किरण किस तरीके से अपवर्तनांक बदलने पर घूम सकती है, ये बात पक्की हो गई। आगे बढ़ेंगे, अभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, अभी और लेंगे इसको, थोड़ा सा देखेंगे, अगला सवाल बनाएंगे। मैं आपको कुछ अपवर्तनांक देता हूँ उदाहरण में, Na, Nb, Nc, NdH, ये माध्यम है, इसका अपवर्तनांक है 1.2, इसका 1.4, इसका 1.6, इसका 1.3। ठीक, कहता है प्रकाश किरण माध्यम A से D तक जाती है। क्या है, क्या कह रहा है? प्रकाश किरण माध्यम A से D तक जाती है, इसका पथ चित्र बनाकर दर्शाइए, दर्शाइए, दर्शन बताइए। इसका पथ जो है चित्र बनाकर बताइए। ए से माध्यम A से D तक जाती है
और सभी माध्यमों के अपवर्तनांक तुम्हारे सामने है। बना लो, कोई टेंशन नहीं, बना लो इसको। ठीक, तुम इसे बनाओ और फिर चेक करेंगे। चलो भाई बना देते हैं। ठीक, माध्यम बना लेते हैं, हल लिख देते हैं इधर। ए बी सी डी, ये हो गया माध्यम ए, ये हो गया माध्यम बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। माध्यम ए से एक किरण को चलाइए जिसका अपवर्तनांक है 1.2। अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा अपवर्तनांक वाले में जाएगी तो कोण घटेगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ए को लेके चले ऐसे ऐसे, तो थोड़ा सा कोण घटा देते हैं। लो भाई घट गया, ये हो गया देखो। अब इसे यहाँ ले आते हैं ऐसे, बी से सी में जाएगी, कोण फिर घटेगा, थोड़ा और घटा देते हैं। ये लो, ये घट गया और कोण। ठीक, अब 1.3 में जाएगी, कोण बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना 1.2 में है, उतना कोण नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कोण इससे कम बनेगा। तो कुछ ऐसा कोण बनाना है कि इससे कम हो। इस ये समांतर रेखा यूं, तो ये जो है ऐसा कोण नहीं बनाना है, इससे कम रखना है कोण को, तो थोड़ा सा कम रख देते हैं। ये लो ऐसे। ठीक, ये बन गया। अब यहाँ इस कोण को लेते हैं हम थीटा ए, इसे लेते हैं थीटा बी, इसे लेते हैं थीटा सी, और इसे लेते हैं थीटा डी। अब इन कोणों को बताइए कोण कैसे होंगे। सबसे कम जो कोण होगा वो होगा सी में, तो थीटा सी से बड़ा। फिर कौन से में, इसमें जाएगा फिर, तो ये हो गया थीटा बी। फिर इसमें जाएगा थीटा डी, फिर थीटा ए। ये वो कोण है जो अपवर्तन या आपतन कोण है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो अपवर्तन कोण है वही आपतन कोण है। ठीक, यहाँ पर ये आपतन कोण है और ये फाइनली निर्गत कोण हो जाएगा। अगर बाहर निकलेगा तो फिर क्या आएगा अलग बात है। ये भी अपवर्तन कोण ही है, निर्गत कोण तो बाहर निकलेगी, अभी नहीं कह सकते। अभी ये कोण है सब अंदर के मेंशन हो गए, मैंने बता दिया चित्र में। ये कोण होंगे और वो चित्र होगा। ठीक, चलो थोड़ी और करते हैं दिमागी कसरत। चलिए अब एक छोटा सा सवाल करा देते हैं, एनसीईआरटी का सवाल करा देते हैं। एनसीईआरटी का सवाल जब हम एनसीईआरटी को हल करेंगे तब तो मैं कराऊंगा ही, अभी उसके टाइप का एक सवाल करा लेते हैं, देखते हैं कितने लोगों ने समझा है इस चीज़ को। उदाहरण एनसीईआरटी पर आधारित है, ये पर आधारित। ठीक, ये कह रहा है कि हमारे पास पानी और कांच दो माध्यम हैं। इधर हमारे पास
हवा और पानी है, और इधर हमारे पास हवा और कांच है। ऐसे कहता हम यहाँ से कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं, यहाँ उन्हें इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या किया, एक प्रकाश किरण को हवा से पानी में डाला, कोण आया 45 और 30। ऐसे हवा में कितना कोण था अभिलंब के साथ में 45, कोण आया 30। फिर हमने एक प्रकाश किरण को यहाँ डाला 60 अंश के कोण पर और कोण आया 45। ये हवा से कांच में आया। ठीक, हमने एक प्रकाश किरण को यहाँ डाला पानी में, ये डाला हमने 45 पर, और ये कोण जो आया वो आया थीटा। तो कह रहा ये थीटा क्या है, ये सवाल है। चलो कर लो दिमागी कसरत कर लो तुम लोग अपनी। ठीक है, करो करो करो, शाबाश, हिम्मत ना हारो, करो इसको। सवाल समझ में आ ही गया होगा। हवा से पानी में डाला 45 से 30, डन। हवा से कांच में डाला 60 से 45, डन। कह रहा जी पानी से कांच में डाला, पानी से कांच में डाला 45 से थीटा पे, थीटा क्या है निकाल लो। देखा जाए तो बड़ा सरल सवाल है यार ये। यहाँ लगा लेते हैं अपन। ठीक, जब यहाँ लगाते हैं तो ये हवा का इंडेक्स कितना होता है 1, और पानी का मान लेते हैं n वाटर, NW। तो क्या हो गया 1 साइन 45, n वाटर साइन 30। एक समीकरण ये बन गई। लो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, पानी का अपवर्तनांक मिल जाएगा, n वाटर साइन 45 बटे साइन 30। सिंपल सिंपल आ रहा है। पानी का आ रहा है वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 1.33 होता है, वर्गमूल 2 आ गया 1/2। मान रख दिया 45 का और 30 का आ जाएगा। यहाँ पे निकालो, कांच पे लगाओ, ये क्या है हवा, तो 1 साइन 60, और कांच को मान ले Ng, इसका अपवर्तनांक मान ले Ng ग्लास, ये हो गया साइन 45। तो ग्लास का यानी कांच का आ गया साइन 60 बटे साइन 45। तो कांच का कितना आ गया भाई, √3/2 और √2, तो √3/2 ये आ गया ग्लास का, ये रहा। यहाँ लगा दो भाई इसको। पानी का कितना है वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 साइन 45, ये 45 है भैया। देखो ये हमने 5 का बनाया है, 5 का, 5 इकाई, ये लो वर्गमूल 3/√2 साइन थीटा, ये रहा वो थीटा। ये कांच का अपवर्तनांक है। हाँ जी हाँ, हो गया। चलो थीटा निकालो, वर्गमूल 2, ये 2 हो गया 2/√3, और ये हो गया 1/√2, ये हो गया साइन थीटा। तो कितना हो गया साइन थीटा, साइन थीटा हो गया वर्गमूल 2/3। ठीक, क्योंकि ये वर्गमूल 2 बन जाएगा, वर्गमूल 2 कट जाएगा, ये आ गया। तो साइन थीटा का मान कितना आ रहा है, यहाँ से लिख दो, यहाँ पे शाबाश। थीटा आ रहा है साइन का इनवर्स वर्गमूल 2/3, यही हमारा उत्तर है। ठीक, अपवर्तन से जुड़े हुए सवाल हमने किए, सामान्य लेवल पर किए, उसमें जो कंसेप्ट थे हमने वो समझे। एक एनसीईआरटी का सवाल भी लिया, बहुत सारे सवाल किए हमने इस क्लास में। अपवर्तन का तो पक्का हो गया यार, एकदम डन हो गया होगा। चलो ठीक है, एक और ले लेते हैं।
लिखता हूँ उदाहरण, बहुत ध्यान से करना, देखो गलती हो जाएगी, पक्का गड़बड़ हो जाएगा। दृश्य प्रकाश में, दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्घ्य 450 नैनोमीटर है, 450 नैनोमीटर है। ठीक, कहाँ है ये? यह है निर्वात में। कहाँ पर है ये? निर्वात में। मैं निर्वात में लिखता हूँ इसको ना, निर्वात में। यदि कांच में यह तरंग दैर्घ्य 300 नैनोमीटर है, तो बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक बताइए। कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक हाँ, ज्ञात करो, ज्ञात करो। देखो सवाल सीधा है। इस सवाल से कुछ बातें तुम्हारे माइंड में एकदम फिट बैठ रही होंगी, डनाडन डनाडन तुम्हारे दिमाग में आ रही होंगी। यार बोले यार अलग अलग रंगों के अलग अलग होते हैं क्या अपवर्तनांक? बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब लाल रंग के लिए उसी कांच का अपवर्तनांक अलग होगा, पीले रंग के लिए उसी कांच का अपवर्तनांक अलग होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी इस सवाल से। ठीक, तो बैंगनी रंग के लिए निर्वात में तरंग दैर्घ्य ये है और कांच में ये है, तो कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा बैंगनी रंग के लिए? तो कांच का अपवर्तनांक n ग्लास, और कौन सा रंग है? बैंगनी। निर्वात का तरंग दैर्घ्य, माध्यम का तरंग दैर्घ्य है 450 बटे 350 बराबर, ये हो गया 45 बटे 35, ये हो गया 5 7 9 बटे 7। ठीक, हालांकि ये जो डाटा है, जानकारी है, ये और कम होता है, क्योंकि ये लगभग होता है 1.5 से ज़्यादा, अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। ये जानकारी ये कम होता है और भी 250 के आसपास होता है। ये मैंने उदाहरण लिया। ठीक, इस उदाहरण से ये बात स्पष्ट होगी कि अलग अलग रंगों में प्रकाश के अलग अलग रंगों के लिए एक ही माध्यम के अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। ठीक, प्रकाश का जो विक्षेपण है प्रिज्म में, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है ना, प्रकीर्णन है ना, उसमें हम इसे समझते हैं कि प्रकाश के रंगों के लिए अलग अलग होते हैं। आएगा वो भी। चलिए एक नया और बहुत ही जबरदस्त चमकता धमकता सवाल आखिर में छोड़ देता हूं। ठीक है, इस पर तुम लोग खोज करना। ठीक है, करा जी, एक माध्यम है हमारे पास, इसका जो अपवर्तनांक है वो n बराबर 1.5 है और यहाँ का n जो है वो 1 है। यानी ये या तो वायु है, हम वायु का भी लगभग 1 मान लेते हैं, हालांकि थोड़ा सा 1 से ज़्यादा होता है, और ये इसे मान सकते हैं कि भाई ये कांच है।
मानने को कांच मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कह रहा जी एक प्रकाश किरण इसमें लंबवत गिरती है ऐसे, और लंबवत निकल जाती है, बिल्कुल लंबवत आती है प्रकाश किरण ऐसे और लंबवत निकल जाती है। कोई आई नहीं, कोई यार नहीं, कोई झंझट नहीं यार, बिल्कुल सीधा सवाल बताऊंगा। ठीक, कह रहा इस प्रकाश में जो तीव्रता है, यहां पर जो तीव्रता है वो I0 है और उसका मान है 50 वाट प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तीव्रता होती है किसमें? वाट प्रति मीटर स्क्वायर, सेकंड नहीं, प्रति मीटर स्क्वायर वाट ना, ये होती है। यानी एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाली ऊर्जा को हम ये कहते हैं। कहता है ये हो रहा है, यहाँ से कोई लंबवत प्रकाश किरण गिर रही है, यहाँ निकल रही है। कह रहा जो यहाँ तीव्रता है वो क्या होगी, बस ये सवाल है। ठीक, यानी ये जो अपवर्तन कर रहा है माध्यम, ये प्रकाश की तीव्रता को किस प्रकार प्रभावित करेगा। ठीक, जनरली हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि यार वही रहती है ऊर्जा, तो तीव्रता तो वही रहती है। ठीक, हम ये मानते हैं, लेकिन अगर सवाल आ जाए तो इसका उपाय क्या है, ये कैसे होगा? क्या आई जो है वो I0 के बराबर ही रहेगा? तो नहीं, I0 के बराबर नहीं रहेगा। ठीक, चलिए हल करके बता देता हूं। यहां पर एक सूत्र होता है तीव्रता का। तीव्रता होती है अगर लंबवत हो प्रकाश तब ये लागू हो जाता है। ठीक, जैसे मैंने कहा कि लंबवत गिरेगा प्रकाश, तो ये होता है I0 n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। हालांकि इस सूत्र को भी सिद्ध किया जा सकता है प्रकाश मिति में, लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, इसका बस पता होना चाहिए। नीट वगैरह की परीक्षाएं होती हैं, जेई मेन की परीक्षाएं होती हैं, एम्स की होती हैं, सामान्य जीवन में और परीक्षाएं होती हैं, तो ये कहीं भी काम आ जाता है। तो कुल मिला के आई का मान आ रहा है, देखो ये हो गई 50, ये होगी 1.5 का वर्ग माइनस 1 और ये 1.5 का वर्ग प्लस 1। इसको हल कर लो। ठीक, इसे हल कर लो, कितना आ रहा है बताओ। ये कितना हो गया? 1.25 I0 और ये हो गया 3.25 I0। ठीक, बस ठीक। अब इसमें I0 का मान डाल लो, तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो इसको लो, I0 का मान लगा के देता हूँ वहाँ पे, इसमें लगा लो, तो ये हो गया 50 1.25 बटे 3.25 और ये हो गया वाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा आज का सवाल। ठीक, अपवर्तन से संबंधित जितने भी कंसेप्ट हैं, नए पुराने ओरिजिनल सारे, उस पे जितने भी सवाल बन सकते हैं, नए नए सवाल, वो सारे इस वीडियो में, इस लेक्चर में बना दिए गए हैं। बेफिक्र होकर इस वीडियो लेक्चर को 2 बार देख लो, सवाल डन है। ठीक, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।